तकट धाति के दिति दिति कतक दिन तदिन तक धाति के दिति के ताति के दिति के ताति के तक्रान धा अति के तक्रान धा अति के तक्रान धा अति के दिन दा अति के दिन दिन दा तिन तिन ताति के दिन दिन दा धा। नमस्कार प्रीति जी, मेरा नाम अकरम खान। क्या बात। जिंदगी की ताल पर सुर ताल की जब लय मिले, जिंदगी की ताल पर सुर ताल की जब लय मिले, मन मयूरा नाचे झूमे, हृदय में कलियां खिले। कहते हैं ताल से ताल मिला, गायन की बात हो, नृत्य की बात हो या फिर किसी वाद्य यंत्र के वादन की, जब तक ताल की संगति साथ ना हो बात नहीं बनती, या यूं कहे अकरम साहब रंग नहीं जमता। जी, आज स्टूडियो में मशहूर तबला वादक उस्ताद अकरम खान साहब, और आज इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ प्रीति। यूं कह सकते हैं अजराड़े घराने की शान उस्ताद अकरम खान हमारे साथ स्टूडियो में। स्वागत, खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति जी, और मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, और ऐसा लगता है कि कभी कभी आप उन लोगों से मुलाकात करने को तरसते हैं जिनसे लोग यूं ही कभी मिलने को सोचते हैं, क्या हमें अपॉइंटमेंट मिलेगा, क्या मुलाकात हो सकती है, और उनसे रूबरू होने का, उनसे बातचीत करने का मौका रेडियो के माध्यम से हमें मिलता है। हमें बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। आज भी रेडियो बहुत पॉपुलर है जी। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी रेडियो से लोग जुड़े रहते हैं। इनफैक्ट मैं भी रेडियो से जुड़ा रहता हूँ। टॉप ग्रेड कलाकार है आप। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जैसे हम शुरुआत करें, आपकी उंगलियों में वो जादू है उस पर बात करें, सारी बातें करें, लेकिन पहले आपका ये जो रिश्ता आकाशवाणी से बहुत प्यारा सा है, कितने वर्ष हो गए, कब हमसे जुड़े, कब इधर की राह की, कुछ बता दीजिए हमें। 40 साल हो गए प्रीति जी मुझे, बल्कि शायद हो सकता है ज्यादा ही हो जी। और मैं आज भी अपने सब कलाकारों को और आकाशवाणी के लोगों को हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आज तो मैं टॉप ग्रेड हूँ, लेकिन जब मेरा कोई ग्रेड नहीं था और मुझे मात्र 30 रुपए मिलते थे युवावाणी से बजाने के, उस वक्त में भी ऑल इंडिया रेडियो ने मुझे गले लगाया जबकि मेरा कोई नाम नहीं था। तो मैं आभारी रहूंगा आकाशवाणी का हमेशा के लिए कि जब हमें कोई नहीं जानता था तब भी उन्होंने बुला के और हमारे फन को सुना, मेरे तबले को सुना और 30 रुपए देते थे। तो जिस वक्त में मुझे 30 रुपए मिलते थे उस वक्त से लेके आज टॉप ग्रेड है मेरा। इस बीच में इतना जो साल मैं रहा हूँ आकाशवाणी से बराबर जुड़ा रहा हूँ जी। और मेरी दुआ है कि मैं आगे भी जुड़ा रहा हूँ और जो आने वाले कलाकार हैं वो भी आकाशवाणी से जुड़े रहें। आकाशवाणी बहुत अच्छा माध्यम है, लोग आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं, आज भी सुनते हैं प्रोग्राम। मैं चाहे शास्त्रीय संगीत का सुनूं चाहे फिल्म म्यूजिक का सुनूं, लेकिन सुनता जरूर हूँ। आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ मैं जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ रहा है। आपकी उंगलियां आपके इशारों पर चले, कितनी लंबी तपस्या, लगभग कितने वर्ष? मैं समझता हूँ कि 35 से 40 साल तो हो ही गया है मुझे। क्या बात, लंबा अरसा, बहुत लंबा अरसा है। जब मैं 8th में 9th में पढ़ता था तब मेरे फादर बजाते थे कॉन्सर्ट्स में, और उसी टाइम से हम लोग छोटे छोटे थे, मेरे फादर मुझे अपने साथ भी ले जाते थे और उसी टाइम से मुझे तबले का भी शौक रहा। हालांकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं सुबह 10 से 5 को जॉब करूं। अच्छा। वो तो ये भी चाहते थे कि मैं आकाशवाणी में जॉब कर लूं। अच्छा। हाँ। 70s में, 80s में, 90s में आकाशवाणी एंड दूरदर्शन वाज द बेस्ट डिपार्टमेंट। बिल्कुल, म्यूजिक मिले जी जी जी। पेरेंट्स ये चाहते थे कि आकाशवाणी में जॉब मिले या कहीं ऑफिस में जॉब कर ले, लेकिन मुझे तबले से लगाव था और इसलिए लगाव था कि मतलब मैं इस ट्रेडिशन को जो मेरी फैमिली में पिछले 7 पीढ़ियों से चला आ रहा है तो इसको भी आगे बढ़ाऊं। तो मैं हमेशा डैडी को कहता था, डैडी मुझे तो तबला ही सिखाइए, मुझे तो तबला बजाना। तो डैडी मेरे से कहते थे कि एक शर्त पे सिखाऊंगा। मैंने कहा जी बोलिए। बोले मुझे तुम ग्रेजुएट चाहिए और पढ़ाई पूरी कर लो पहले। हाँ, पढ़ाई पूरी कर लीजिए। मेरठ में हम लोग रहते थे तो वहाँ पर फैजाम इंटर कॉलेज और मेरठ कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट और मेरठ कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। 87 में मैंने बीकॉम किया था, बैचलर ऑफ कॉमर्स। अच्छा। तो मेरे डैडी बहुत खुश हुए कि अच्छा पढ़ाई तो कर ली, अब कहीं नौकरी करो। डैडी नौकरी नहीं करने का हूँ अभी, थोड़े दिन ऐसा कीजिए कि मुझे फ्रीलांस करवा दीजिए। तो तालीम बराबर चलती रही और प्रीति जी तालीम तो मेरी आज भी बराबर चल रही है। कोई भी कलाकार हो, चाहे वो गायक हो, सरोद वादक हो, सितार वादक हो, डांस में हो, तबले में हो, जितने भी माइस्ट्रोज हैं वो तो सारे मेरे उस्ताद हैं। तो सबसे ही मैं सीख रहा हूँ आज भी।
अगर मैं पंडित बिरजू महाराज जी के साथ में जाके बजाऊं तो उनसे भी 2 तिहाइयां सीख लूंगा जी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हाँ। उस्ताद अमजद अली खान साहब और बहुत सारे कलाकार हैं, ये सब जितने भी हैं ये सब मेरे गुरु तो हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं है। वो मैंने सीना बसीना अपने उस्ताद से सीखा, उस्ताद नियाज़ुल खान साहब से, और अपने फादर उस्ताद हशमत अली खान साहब से, जिनको 2016 में संगीत नाटक अकेडमी का पुरस्कार मिला था और राष्ट्रपति से सम्मानित वो रहे हैं। जी जी। अजराड़े घराने में एक वही तबला वादक रहे हैं जिनको इतना बड़ा अवार्ड मिला है। तो उनसे मुझे सीखने का मौका मिला। उनके बाद में जितने कलाकार हैं सभी मेरे उस्ताद हैं और मैं आज भी सीख रहा हूँ। उस वक्त में भी मैं सीखता रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से 35-40 साल का पीरियड जा चुका है सीखते सीखते, परफॉर्म करते करते। अच्छा, तबला ही क्यों अकरम साहब? आपने अभी कहा कि मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे तबला सीखना है, तो तबले में ही रुचि कैसे आई? कि परिवार में उसकी प्रथा चल रही थी इसलिए हाँ जी, का रुझान हाँ हो जी। गया? मेरे जो परदादा थे उस्ताद मोहम्मद शफीका साहब, जब मैं 7-8 साल का था तो अपनी गोद में लेके मुझे तबला बताते थे। अच्छा। तो हमारे यहाँ क्या है, बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है। कोई चीज का लालच दे के, कुछ मिठाई, कुछ पैसा, कुछ ये वो सब करके प्यार से। और तबला इसलिए भी मुझे पसंद था, या तो कुदरती मुझे अंदर से लगता था कि मुझे तबला बजाना है। अंदर में कहीं तो बीट्स कहीं थे। ना कहीं जी। और देखिए ये जो बीट है ना, ये तो सब में नेचुरल है जी। और हर आदमी में बीट है, हर आदमी में लयकारी है, लेकिन उसको समझना पड़ता है। समझना पड़ता। आप में भी तो लयकारी है जी। आप जब चलती हैं तो लय में चलती हैं। आपकी जो दिल की धड़कन है वो लय में है। हाँ, ये तो है। आपकी जो नफ्स चलती है वो लय में है। आप जब बात करती हैं तो उसकी भी अपनी रिदम है। जो इंसान है, जो जानवर है, उन सब में तो रिदम है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता होगा कि मुझे अंदर से तबला ही बजाना है। मेरे फादर ने भी कहा कई बार मुझे कि तबला रहने दो, कोई दूसरा साज सीख लो। मैंने कहा नहीं जी, नहीं, मुझे तो तबला बजाना है और इस ट्रेडिशन को आगे भी बढ़ाना है। और हमारे यहाँ मेरठ में क्योंकि तबले का ज्यादा रिवाज था, अजराड़े घराने में मतलब बहुत सारे लोगों ने ज्यादातर तबला ही बजाया है, तो उस सिलसिले को भी मुझे आगे बढ़ाना था और कहीं ना कहीं मेरी रुचि तबले में ही थी। अच्छा, नटखट अकरम को कब ऐसा लगा कि उसे कुछ तो दिया जाएगा तभी वो रियाज करने के लिए जाएंगे? नटखट अकरम को कई बार ऐसा लगा जी कि जब तक मुझे 2 घंटा 1 घंटा रियाज नहीं करूंगा तो मुझे पतंग की इजाजत नहीं मिलेगी। क्या बात है। पतंग उड़ाने के शौकीन है। देखिए, नटखट अकरम को उस वक्त में लगा कि मुझे रियाज के लिए कि गोटी होती ना, कंचा खेलना, हाँ, उसकी इजाजत जब मिलेगी जब 1 घंटा तबला बजाओगे, या कैरम खेलने की जब इजाजत मिलेगी जब एक गत को याद करोगे। अच्छा। बहुत सारी शर्तें होती थी मेरे साथ में। मुझे फिल्म का भी शौक था, अच्छा। पतंगबाजी का भी था, कैरम का भी था, कंचे खेलने का भी था। तो सारी शर्तें ये रखी जाती थी कि आज अगर पतंग उड़ानी है, बसंत है, बसंत पे पतंग बहुत उड़ती है हमारे यहाँ। कितनी पतंग काटी वैसे? हाँ, आपने और कितनी खुद की कटी है? अब यूँ समझ लीजिए कि अनगिनत काटी और अनगिनत कटी। आपको काफी पीछे ले गई ना मैं। लेकिन वो दिन भी क्या दिन थे। हाँ, वो शौक जो पतंगबाजी का कहीं ना कहीं मेरी बेटी में आया, सफीन में। अच्छा। बहुत अच्छी पतंग उड़ाती है। तो अभी जब हम लोग बसंत पे पतंग उड़ाते बड़ा थे, अलग सा कहा आपने, क्योंकि बेटियों को जरा कम देखा गया है पतंग उड़ाते हुए, तो अच्छा लगा हमें। तो ये कहीं पिताजी से गया उनके अंदर, है ना? हाँ, मेरे से ही आया। तो वो तब वो इजाजत मिलती थी फिल्म देखने की भी, पतंग की भी, कैरम की भी। और मैं समझता था कि बड़े अच्छे दिन थे। आपने बहुत अच्छे दिन याद दिलाए मुझे, प्रीति जी। थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, जो जानते हैं कि उस्ताद अकरम साहब जो है वो बहुत शोहरत प्राप्त की है उन्होंने, वो भी कभी पतंग उड़ाया करते थे, वो भी कभी याद करेंगे तो उन्हें बहुत आनंद आएगा। कंचे खेला करते थे। हाँ, तो ये जो चीजें है ना, हमें याद दिलाती हैं और अपना बचपन जो कभी खो जाता है, अब बड़े हो जाते हैं तो बहुत चीजें याद नहीं रहती हैं, लेकिन अपने बच्चों में भी हम उस बचपन को जीते हैं, जैसे आपने कहा। जी। अभी जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो हम लोग, मेरे फादर के साथ में पतंग उड़ाती थी वो। जी। उनको भी शौक था। तो हम जब उड़ाते थे तो मैं तो कम उड़ाता था, वो ज्यादा उड़ाती थी और काटती भी थी पतंग। बिटिया से हार के आपको और मजा आया होगा, कभी हारे होंगे तो।
जी। अच्छा, अकरम साहब कहते हैं तबले की एक अलग सी भाषा होती है। हाँ जी, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपने आज वो सवाल पूछा है मेरे से जो श्रोताओं ने या जो तबले वालों ने उन्होंने कभी नहीं पूछा जी। ये जो आप भाषा बता रही हैं ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में, हाँ। तबले की अपनी भाषा है, तबले के अपने एक्सप्रेशंस हैं जी। पंडित किशन महाराज जी ने तो तबले में कम से कम 10-12 रस बताए थे। उसमें क्रोध रस भी है, अच्छा। उसमें श्रृंगार रस भी है, उसमें वीर रस भी है। उन्होंने तो बहुत सारे रस इसमें बताए। गुणी लोग थे ना। जी जी। हम तो इतने गुणी नहीं हैं, मगर वो लोग बहुत गुणी थे। जी। किशन महाराज जी जैसे लोग बहुत गुणी थे। हमारी उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी सारी भाषाएं हैं। एक तबला एक ऐसा साज है जिसकी अपनी भाषा है। अभी अगर मैं आपको बात करके दिखाऊं, जैसे दिदिगड़िगड़ा, क्या बात, इसका एक्सप्रेशन है कहाँ गए थे। आहा, क्या बात है। दिदिगड़िगड़ा कतगे के दिन, यहीं कहीं गए थे। ओहो, क्या बात। दिदिगड़िगड़ा कतगे के दिन नगरे कतगिंत्राण दा दिन कतिट दिदिगड़िगड़ा। इसमें भी एक एक्सप्रेशन है। यार कहाँ गए थे, कब से इंतजार कर रहा हूं। तो दूसरा कह रहा अभी तो आया हूं। वाह, क्या बात है अकरम साहब। देखिए कितना एक्सप्रेशंस दिए। जी जी जी। ये भाषा है। जी जी जी। भाषा भी है, इसमें शायरी भी है प्रीति जी। देखिए इस भाषा में शायरी भी है, और ये मुझे बताया हमारे नौशाद साहब ने। अच्छा। हाँ, मुझे भी नहीं मालूम था। देखिए अच्छे लोगों से मिलने का फायदा भी है। जो अच्छे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनसे हमेशा मिलना चाहिए। उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। कब मुलाकात हुई आपकी नौशाद साहब से, और नौशाद साहब से? हाँ देखिए बहुत बढ़िया वाकया है। नौशाद साहब से लेट 80s में मेरी मुलाकात हुई। एक प्रोग्राम था दादर में। अच्छा। उसमें मेरा सोलो प्रोग्राम था, तो वहां नौशाद साहब चीफ गेस्ट थे। तो जब मैंने उनको देखा ऑडियंस में, तो मेरा तो दिल अंदर से बाग बाग हो गया, गदगद हो गया एकदम। अरे क्या हस्ती बैठे हैं मेरे सामने, जिनको मैं ख्वाब में सपने में देखता था। दिल दिया दर्द दिया और मेला और इसमें देखता था उनका, वो मेरे सामने बैठे। तो मैंने बजाया वहां। जब बजा के मैं स्टेज से उतरा तो नौशाद साहब आए और उनके हाथ से मुझे बुके दिलवाया। तो मेरे से कहने लगे मियाँ सुनो, बड़ा अच्छा बजाते हो। मैंने कहा हुजूर आपकी मेहरबानी है, और आप तो मेरे पसंदीदा मौसीकार हैं जी। मेरे से कहने लगे शायरी करते हो मियाँ। तब मैं समझा नहीं प्रीति जी, मैं समझा ही नहीं इस बात को। अच्छा। मियाँ तबले में शायरी करते हो। मैं चुप हो गया कि मतलब ये भी तारीफ करने का उनका अंदाज होगा जो मैंने कभी नहीं सुना आज तक, या उनके प्यार का, उनकी मोहब्बत का ये भी एक तरीका होगा। तो कह दिया उन्होंने। मैं घर आ गया। घर आके अपनी दुनिया में मस्त हो गया कि मुझे नौशाद साहब मिले। काफी दिन के बाद में जब मैंने उनकी बात को सोचा और मैंने अपने तबले के बारे में सोचा, तो वाकई मुझे शायरी मिली इसमें। धाती धागी ने धात्रिकिट धाती धागे तीना गीना, ताती तागी ने तात्रिकिट धाती धागे तीना गीना, धाती धागी ने धात्रिकिट धाती धागी ने धात्रिकिट धाती धागी ने धात्रिकिट धाती धागे तीना गीना। हर एक कंपोजिशन में आखिर में तीना गीना ही आ रहा है। वो तो एक काफिया हो गया उसका, और ये बाकी के शेर हैं इसके। क्या बात है, क्या बात है। मेन कॉम्पोजिशंस तो मेरी है। या जैसे कद्धा किट तक तक धान दग तिरिकिट दिन 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 दग तिरिकिट घे घे तरान दग तिटका तकत। देखिए शायरी है। जिस फ्रेज को मैं जिस बोल से एंड कर रहा हूं, दूसरा फ्रेज उसी बोल से शुरू हो रहा है। कद्धा किट तक तक धान दग तिरिकिट दिन 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 दग तिरिकिट घे घे तरान दग तिटका तकत कत तिट घे तिटकतान। देखिए कैसा एक दूसरे के कनेक्शन से फ्रेजेस को मिलाया है। तो ये भी उन्होंने मुझे बताया कि तबले की एक भाषा है जी। तबले में एक शायरी है, तबले में एक काफिया है, एक बेहतरीन उसमें एक अदायगी है, उसकी अपनी एक भाषा है। और जैसे गजल में मथला होता है, गजल में मिसरा होता है, इसी तरह से गजल में एक शेर होता है, उसी के बाकी के फिर सब शेर होते हैं। मख्ता भी होता है। तो मैंने कहा नौशाद साहब मख्ता? बोले मख्ता तिहाई होती है जो आप आखिर से खत्म करते हैं, तिहाई जो आखिर में खत्म करते हो मख्ता है। तो मेरा तो मतलब
दिमाग खोल दिया उन्होंने कि क्या लोग हैं, क्या सोचा है। तो ये सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, ये तो कंप्लीट कलाकार है जी। बिल्कुल, ये बात तो ये संगीत के बारे में, नोट के बारे में, सुर के बारे में नहीं सोचते। ये तो ताल पक्ष को भी इतना ही समझ रहे हैं, सुर पक्ष को भी समझ रहे हैं, ताल पक्ष को भी समझ रहे हैं। ये तो कंप्लीट कलाकार है, कंप्लीट म्यूजिशियन है, कंप्लीट आर्टिस्ट है। हम इनको सोच के छोड़ देते हैं तो ये तो फिल्म वाले हैं। अरे भाई, फिल्म वाले नहीं है वो। नहीं। वो पंडित जसराज जी से या पंडित रविशंकर जी से या उस्ताद विलायत खान साहब से या पंडित राजन मिश्रा जी से या उस्ताद अमजद अली खान साहब से कहीं भी अपने काम में कम नहीं है मेरे लिए। जो वो चीज देते हैं 3 मिनट में, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी। आप इसको सुनेंगे तो इसमें जो सिर्फ रिदम दिया है शंकर जयकिशन ने, वो सिर्फ धा तीन धा इतना दिया है, कोई इसका विस्तार नहीं है। मगर उसी को देखिए कि उसमें कितना अच्छे से उन्होंने उस रिदम को दिया, उस बीट को दिया इस गाने के साथ में। मुकम्मल लोग थे साहब। अग्रम साहब, कभी चोरी छिपे भी गए क्या फिल्म देखने की? बहुत बार। अरे साहब, कमाल कर दिया आपने। आप सारी मेरी पुरानी पोल खुलवा रही हैं। मेरी वाइफ भी सुन रही होगी, तरन्नुम, उसको भी पता चल जाएगा कि चोरी चोरी मैं कहीं कहीं इधर उधर जाता था। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग 12th में थे तो हम लोग को ना, मेरी अम्मी जो थी वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थी जी। और मेरी अम्मी की ही वजह है जो मैं आज संगीत में भी हूँ। वो चाहती थी कि नहीं बच्चे, बड़े भाई साहब तो आपके आकाशवाणी में ही है जी, स्टाफ में है तो बड़े भाई साहब भी संगीतकार, वो को भी और मुझे भी तबला, तो वही चाहती थी। क्योंकि मैं कॉलेज जाता था और रियाज भी करता था, तो अम्मी की तरफ से ये छूट थी कि हफ्ते में वीकली एक फिल्म देखेंगे। फिक्स था। लेकिन चोरी भी करके जाते थे हम लोग। कैसे? अब कॉलेज गए हैं, पता चला कॉलेज में छुट्टी हो गई अचानक, तो अब घर नहीं आ रहे हैं, तो वहीं से वहीं फिल्म देखने जा रहे हैं। तो वो चोरी चोरी फिल्म होती थी। या ऐसा बोल दिया कि हम तो अपने किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, मतलब हफ्ते में एक फिल्म तो देखी, लेकिन अगर दूसरी भी देखनी तो वो कैसे देखें? तो फिर बोलते थे कि नहीं, दोस्त के यहाँ जरा जाना है, पार्टी है या कुछ है, और चले गए फिल्म में। और कभी कभी मेरे जो उस्ताद थे, उस्ताद नियाज़ खान साहब, उनको अंग्रेजी फिल्म का शौक था। अच्छा। जबकि बोलते नहीं थे, मगर उनको अंग्रेजी सुनना बड़ा अच्छा लगता था। जो वर्ड्स उसमें डायलॉग्स बोलते थे वो सुनना अच्छा लगता, तो मुझे अपने साथ ले जाते थे। चल भाई चल, वो अंग्रेजी फिल्म आई है तो जरा वो देखेंगे। तो मैं उनसे बोलता था कि उस्ताद जी, अंग्रेजी तो इतनी मुझे भी नहीं आती है और आपको भी शायद। बोले नहीं, अरे समझे नहीं, वो जो बात करते हैं ना, वो मुझे अच्छा लगता है सुनना। चॉइस की बात है। हाँ, देखिए, तो जरूर चलिए। अगर उस्ताद साहब के साथ जा रहे हैं तो मतलब ही नहीं है कि भाई रोका जाए। हाँ जाओ, ताऊ जी के साथ जा रहे हैं, वहां जाओ फिल्म में। तो चोरी छुपे भी फिल्म देखते थे, चोरी छुपे कैरम भी खेलते थे। उसका अलग ही आनंद है। आपने तो तरन्नुम की बात छेड़ी थी, तो मैं सोच रही थी कुछ तरन्नुम पे भी हो जाए। आपकी बेगम तरन्नुम आपके लिए बहुत बेहतरीन खाना बनाती है। और हमेशा आपका ख्याल रखती है। और हमने ये भी सुना है कि आप भी उनका बहुत ख्याल रखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जितना भी टाइम मिलता है, जितना समय दे पाते हैं। और जो कंट्रीब्यूशन एक वाइफ के मन में होता है कि हस्बैंड से मिले, उसमें मुझे लगता है आपने हमेशा साथ निभाया। मैं उनका कोशिश तो मेरी ये रहती कि जितना मुझे ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल जाए तो उनके लिए भी और बच्चों के लिए भी। और जब वो आई मेरी जिंदगी में 96 में, तो उसके बाद से जितने भी मेरे कॉन्सर्ट होते थे तो उसमें जो मेरा कॉस्ट्यूम डिजाइन है स्टेज का, वो वही करती है। क्या बात है, क्या बात तो ये सब जो है वो वही अपने हाथ से करती हैं। कॉम्बिनेशन है और कलर कॉम्बिनेशन गेटअप का बहुत मतलब होता है। जी। तो ये सब ये उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं की पसंद का है। मुझे तो बहुत ज्यादा उसमें मालूमात नहीं है। कॉस्ट्यूम में बहुत ध्यान रखते हैं कि मंच पर क्या पहनना है। अच्छा, जब मंच की बात चली है तो मैं सोच रही हूँ कोई वाकया आपको याद हो, आपने देश विदेश में परफॉर्मेंस दी है, आपके कॉस्ट्यूम को लेकर, आपके तबले को लेकर किसी ने कुछ कहा हो, कोई बात याद आ रही हो आपको दर्शकों की? देखिए, मैं कुछ ज्यादा छेड़ तो नहीं छेड़ नहीं रही हैं आप। आपने सवाल बहुत अच्छा किया और वो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है। उसका ताल्लुक है मेरे प्रोफेशन के हिसाब से। जब मैं पहले बजाता था तो उस वक्त में मेरे तबले की तारीफ होती थी।
कॉस्ट्यूम की नहीं होती, तो मैं बड़ा ऑर्डिनरी कुर्ता पहन के भी जाता था। इतना टाइम नहीं होता था कि लूँ और कस्टम सिलवाई करूँ, सिलवाऊँ उसको, और उसकी जो एम्ब्रॉयडरी है और कलर कॉम्बिनेशन और क्या कस्टम मेड है या नहीं, रेडीमेड भी पहन के जाते थे जी। इस पर विचार नहीं किया, सिर्फ फोकस था तबले पर, सिर्फ तबले पे था जी। कहीं ना कहीं मन में ये था कि अच्छा बजाने से ही नाम है, जो कि ठीक तो है, हाँ, सच है। लेकिन जब तरन्नुम मेरी जिंदगी में आई, उन्होंने देखा महीनों हो गए, सालों हो गए, बड़ा ऑर्डिनरी कुर्ता पहन के जाते हैं, तब उन्होंने मेरे से कहा कि बजाने की तो तारीफ होती है, लेकिन लोग देखते हैं कि पहना क्या है। बहुत सही कहा उन्होंने, बहुत सही कहा उन्होंने। तो मैंने काफी दिन तक उनकी बात को इग्नोर किया, कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, ठीक है ऐसा ही ऑर्डिनरी ठीक है, जो भी है, मुझे सादा ही पसंद है। फिर उन्होंने एक दो बार कहा कि नहीं नहीं, मैं ऑडियंस में बैठती हूँ तो ऑडियंस में लोग देखते हैं। तो मैंने कहा तो बताओ क्या किया जाए। बोले मैं डिजाइन करूंगी। जब उन्होंने डिजाइन करना शुरू किया और मैंने वो पहनना शुरू किया, तो तबले के साथ साथ उसकी भी तारीफ होती थी कि आपने पहना बहुत अच्छा है। क्या बात। तब मुझे लगा कहीं ना कहीं कि कलाकार को स्टेज पे जब बैठे तो उसको पहनना भी वो चाहिए जो ऑडियंस उसको नोटिस करे जी, और जो उसके म्यूजिक से रिलेटेड हो। बहुत सही कहा आपने, और ये बात तो तरन्नुम ही समझ सकती। ये बात वो भी समझ सकती, मैं भी समझता हूँ। जी, जी, जी। तबले पर जब आपकी उंगलियों का जादू चलता है तो आपके इर्द गिर्द जितने भी साज होते हैं, उन सब के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो भी हम कलाम हो जाएं। तबले वादन की शैली इतनी दिलकश है कि साज खुद कह उठता है, आप हैं उस्ताद अकरम खां साहब। क्या बात है। शुक्रिया। जब आपकी बात आती है तो बात आती है अजराड़े घराने की। आपका घराना बाकी घरानों से अलग कैसे है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि घराना बनता ही जब है कि जब पहले स्कूल या पहले घराने के अलावा या अलग उसमें कुछ काम किया जाए जी, तभी तो एक दुकान इस्टेब्लिश होती है जी। अगर एक ही शोरूम पे वही कॉटन वहां पर है, वही दूसरे पे है, तो फिर तो बात बनेगी नहीं ना। क्या बात है। अगर एक शोरूम पे कॉटन है और दूसरे शोरूम पे मिक्स कॉटन या सिल्क कॉटन है तो वो एक शोरूम अलग हो जाएगा। इसी तरह से जैसे दिल्ली बाज है, बनारस बाज है, फर्रुखाबाद है, पंजाब है, उससे अजराड़ा अलग कैसे होता है। धातिटे धातिटे धाधा तिटे धागे तीना गिना तातिटे, ये दिल्ली बाज का एक कॉम्पोजिशन है। लेकिन अजराड़े का जो स्टाइल है उसमें कुछ बोलों का भी गुरुजनों ने इजाफा किया है। घिड़ना के धिने धागे ना के धिने धागे तिटे धागे ने धाते के धिने धागे तिके तिना गिने धा धा घिड़ना के धिने धागे तिके धिने घिड़ना के धिने गिने धागे तिके तिने गिने धागे तिके धिने घिड़ना के धिने, जैसे परियां नाच रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो। प्रेजेंटेशन देखिए बुजुर्गों ने कैसा किया। धा धा घिड़ना के धिने धागे तिके धिने घिड़ना के धिने गिने धागे तिके तिने गिने धागे तिके धिने घिड़ना के धिने धागे तिके धिने घिड़ना के धिने धागे तिके तिने गिने ता ता गिड़ना के तिने तागे तिके तिने गिड़ना के तिने गिने तागे तिके तिने गिने धागे तिके तिने गिड़ना के धिने धागे तिके तिने गिड़ना धिने धागे, जैसे सवाल जवाब हो रहे हैं। अजराड़े में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, दाएं बाएं के बोलों को बहुत अच्छे से बजाया है। कंपोजिशन ऐसे किए हैं जो बाएं के और दाएं के बराबर के बोल हैं। और उसमें अलग ऐसा हुआ है कि जो दिल्ली या जो बाकी और घराने हैं उसमें मीडियम टेम्पो की कंपोजिशंस हैं। अजराड़े में फास्ट टेम्पो की कंपोजिशंस को बजाया है लोगों ने और उनको बनाया है। और उसमें थर्ड उंगली का भी, जो थर्ड फिंगर है जी, इसके भी बोलों का, इसका भी उन्होंने प्रयोग किया है। जो दूसरे बाज हैं उनमें दो उंगलियों का प्रयोग किया है। तो इस तरह से कुछ बोलों को भी ऐड किया है, जैसे धिनगिन का बोल है, घिड़नक का बोल है, घड़ान का बोल है। ये जो बोल है ये भी कायदों में उन्होंने इजाफा किया है। ये ज्यादा डिफिकल्ट है अजराड़े घराने? देखिए डिफिकल्ट तो सारे ही घराने हैं। जी जी जी। कोई भी घराना आसान नहीं। साधना एक साधना संगीत में मुश्किल है। जी जी जी। किसी भी संगीतकार को लिए साधना बहुत मुश्किल है, और जिसने उसको साधना को अच्छे से कर लिया वही अच्छा संगीतकार है। संगीत में कोई चीज मुश्किल नहीं है, सिर्फ साधना मुश्किल है, रियाज मुश्किल है। 80s में जब मैं श्रीनगर में रहता था अपने पापा के साथ में, जी जी जी, तो डैडी आकाशवाणी में थे। यही तो दिल्ली से तो रिटायरमेंट हुआ उनका, जी जी जी, यहाँ दिल्ली में भी ट्रांसफर हुआ उनका।
तो आकाशवाणी में थे, वहां पर प्रीति जी स्नोफॉल होता था जी। तो हम लोग छुट्टी लेके चले जाते थे उनके पास में जी। और जैसे आज शॉर्ट अटेंडेंस हो जाता है, उस जमाने में बड़ी छूट मिलती थी हम लोगों को स्कूल से। अगर प्रिंसिपल साहब को ये कह दिया, शफीक साहब को, कि डैडी ने बुलाया है रियाज के लिए, हाँ हाँ बेटा जाओ, तबला भी जरूरी है जी। तुम्हारी अटेंडेंस का हम देख लेंगे। छूट मिलती थी, देखिए कमाल था ना। आज तो बच्चा 4 दिन नहीं आए तो पेरेंट्स की जान खा लेते हैं। तो हम लोग चले जाते थे, तो वहां मेरे डैडी ने मुझे 2 महीने रख के और रात भर रियाज करवाते थे, पूरा 8 घंटे की 10 घंटे की साधना। और सिर्फ मैं ही नहीं, खुद भी जागते थे। तो वो जो साधना है वही सबसे ज्यादा मुश्किल है, नहीं तो संगीत तो बहुत आसान चीज है। बहुत सही कहा आपने। अब मैं चाहूंगी कि कुछ युवा हैं जो इस तरफ अपना झुकाव बना रहे हैं और सीखना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगी कि चलते चलते युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, मेरा भी पसंदीदा ये स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो, और आपका भी होना चाहिए। इसमें आप देखिए हर तरह के कलर्स हैं संगीत को लेके जी। चाहे वो कोई भी म्यूजिक हो, फोक म्यूजिक हो, शास्त्रीय संगीत हो, फिल्म म्यूजिक हो, हर तरह से इससे आप जुड़े रहेंगे तो आपको जिंदगी आसान लगेगी और आपको जिंदगी का जीने का मजा मिलेगा। अब मैं आपको एक वाकया बताऊं, जब मैं पढ़ता था और मेरे एग्जाम होते थे, उस जमाने में नेशनल चैनल होता था जी। याद है आपको? नेशनल चैनल होता था और वो शुरू होता ही था 1:30-2 बजे के बाद में जी। और सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक वो चलता था। उसके बाद में नॉर्मल चैनल शुरू हो जाते थे। तो जब मैं सुबह को 4 बजे 3 बजे उठ के अपने एग्जाम्स की तैयारी करता था तो हमारे यहाँ ट्रांजिस्टर होता था, तो मैं उसमें 1:30-2 बजे 3 बजे 2:30 बजे वो लगा देता था। और कभी पन्नालाल जी का फ्लूट बज रहा है, कभी हरि जी का बज रहा है, कभी अलीगौर खां साहब का, कभी अमजद अली खां साहब का, कभी पंडित शिव कुमार शर्मा जी का संतूर बज रहा है, कभी भीमसेन जोशी जी का गाना चल रहा है। वो जो 2 से 2.5 घंटा संगीत भी चल रहा है, हल्का हल्का मेरी पढ़ाई भी हो रही है, उसने मुझे इतना फायदा किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो युवाओं से मेरी दरखास्त है कि आप अच्छा संगीत सुने और देश के और हमारे जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं उनको ना छोड़ें। आप उनसे अगर जुड़े रहेंगे तो मन में सुख शांति भी रहेगी। बड़ों का आदर करें, संगीत सुने। आप भी सिखाते हैं ना बच्चों को? हाँ जी, मैं भी सिखाता हूँ और मेरी सभी को ये तालीम है कि फाइन आर्ट्स में, बच्चों को फाइन आर्ट्स में जाना बहुत जरूरी है। उसमें जाने से एक तो उनका पर्सनालिटी डेवलप होता है, पर्सनालिटी बदल जाता है, चाहे वो शायरी हो, संगीत हो, स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो, व्हाटएवर। जो 5 फाइन आर्ट्स हैं उनमें से कोई एक फाइन आर्ट अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखलवाएं तो मैं समझता हूं कि उनका अपब्रिंगिंग, उनका पर्सनालिटी बहुत डेवलप होता है। उनसे जुड़े रहें, अच्छे कलाकारों को सुने, अच्छे कलाकारों से मिलें, अच्छी पर्सनालिटीज से मिलें, चाहे वो लीडर हों, चाहे वो फिल्म के अभिनेता हों, चाहे वो संगीतकार हों। इन सबसे आपको सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ, और इन सबसे आपको वो चीज मिलेगी सीखने के लिए जो बिल्कुल एकदम फाइन है। रफनेस तो ये लोग छोड़ देते हैं पीछे जी। अगर आप पंडित शिव कुमार शर्मा जी से मिलेंगे, उस्ताद अमजद अली खां साहब से मिलेंगे, तो आपको जो रफनेस है वो सारी खत्म करके जो एकदम पॉलिश्ड बात है वो मिलेगी आपको सुनने में। बहुत आनंद आया अकरम साहब, इतना आनंद आया क्या नहीं, आपसे अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा हमें। मुझे भी प्रीति जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑफरिंग मी सच ए वंडरफुल डे एंड वंडरफुल टाइम। मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलके, यहाँ आपके स्टूडियो में आके, और जो चीजें मैं भूल गया था वो भी आपने मुझे याद दिला दी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रीति को दे इजाजत, नमस्कार।